गुड इवनिंग बच्चों। ये बहुत ही टफ सिचुएशन है कि आज हम लोग को जो 12th के कोर्स की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो ऑफलाइन की जगह हम लोग आज ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बट विद द टाइम चेंजेस होना चाहिए। हमको लगता है कि ये चेंजेस भी एक अच्छा चेंज है। तो बच्चों, हम लोग को एक्चुअली क्लास 12th में जो बातें हमको पढ़ना है उसके सिलेबस के ऊपर पहले हम लोग कुछ बातों को सोच लें, थोड़ी सी एक प्रॉपर एक प्लानिंग कर लें कि 12th का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस कैसे आपके रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को टैकल कैसे करना है। इस 2020 में जो आपका 12th का पेपर हुआ है तो उस पेपर का मोड कैसा था और उस मोड के हिसाब से आपको अपने चेंजेस को, अपने प्रिपरेशन के मोड को कैसे आपको चेंज करना है। ये बहुत सारी बातें हैं बच्चों। अगर इस साल के क्लास 12th के अगर क्वेश्चन पेपर की बात अगर आप करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस ईयर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके 12th क्वेश्चन पेपर में आपको दिए गए थे वो मोस्टली बच्चों आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको थे। इवन के जो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको दिया गया, जो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको दिए गए वो सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा था जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के नंबर बहुत ही कम थे। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 12th आपके CBSE का जो मेजर जो फोकस है वो इस बात को लेकर के कि फिज़िक्स में आप स्ट्रेट वे में आप नहीं जा सकते हैं। और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करें तो आपको इस सिलेबस के हर फैक्ट को या हर टॉपिक को आप कर सकते हैं तो उसको बहुत ही प्रॉपरली आपको क्या है कि स्टडी करना होगा, उसकी काफ़ी डेप्थ लाइन पे जाना होगा, उससे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, बोर्ड का रिक्वायरमेंट आपका कैसा है, इन सारी बातों को आपको क्या है कि प्लान करना होगा। और इस प्लानिंग के साथ ही जो है आपको क्लास 12th को आपको कंप्लीट करना होगा। बच्चों, जहाँ तक हम लोग बात अगर क्लास 12th के हम लोग सिलेबस के लिए हम लोग करें तो बच्चों क्लास 12th का आपका मैक्सिमम जो सिलेबस या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा इंटायर जो सिलेबस है वो मेनली बच्चों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिलेबस आपका है। और बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सिलेबस आपका है तो इस सिलेबस की अगर आप बात करें तो ये बच्चों क्लास 11th के मैकेनिक्स के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बच्चों डिफरेंट इस मामले में है कि जब हम लोग क्लास 11th में जो हमने मैकेनिक्स को स्टडी किया, जहाँ आपने डिफरेंट टाइप के अपने मोशन को आपने स्टडी किया, आपने डिफरेंट टाइप के बॉडी के अपने पोजीशंस को आपने स्टडी किया, तो ये सारी बातों को जो आपने स्टडी किया तो वो वैसी बातें थी जिसको आप अपने कॉमन लाइफ में आप देख सकते हैं। और जो बातें हम लोग कॉमन लाइफ में हम लोग देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उन सारी बातों को लेकर के हमारे दिमाग में एक प्रॉपर परसेप्शन क्या है कि बन जाता है। बट जहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ बच्चों हम लोग को कंफर्म है कि जो बातें स्टडी करनी है वो मेनली हम लोग को बच्चों क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से कंसर्न्ड बातें करनी है। और बच्चों ना तो चार्ज हमको दिखता है, ना तो हम कंफर्म है कि चार्ज को हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट बच्चों उसके इम्पैक्ट को हम लोग क्या है कि हम लोग ज़रूर महसूस करते हैं। तो इसलिए कंफर्म है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बातें आप पढ़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें पढ़नी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें पढ़नी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें हमें पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड की बातें हमको पढ़नी है, तो इन सारी बातों को आप जब उसको स्टडी करेंगे तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बनाने में इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमको दिखता नहीं है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर मैक्सिमम बातें जो होंगी वो बच्चों थियोरेटिकल होंगी, वो इमेजिनरी होंगे, एजम्पशन बेस्ड होंगे। और ऑटोमेटिक है कि जो बातें एजम्पशन बेस्ड होती हैं, जो थियोरेटिकल होती हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमको सोचने का तरीका हमको पता होना चाहिए।
कंफर्म बात है, जब तक कि हम सोचने के तरीके हम हमारे पास अवेलेबल अगर नहीं है तो हम ऑटोमेटिक बात है कि इस यूनिट के ऊपर या इस पूरे इंटायर टॉपिक के ऊपर हमारा कमांड नहीं हो सकता है। और अगर हमारा कमांड नहीं है तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग बच्चों कंफर्म बात है कि इस सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेजर फोकस इस बात का रहेगा कि आप इस पूरे सिलेबस में जो भी आपके सामने टर्म्स आता है उन सारे टर्म्स को आप उसको प्रॉपर्ली आप उसको सोचने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस बात को सोचना है कि आखिरकार इन सारे टर्म्स को लेकर के फिजिक्स की क्या थिंकिंग है, और उस फिजिक्स के थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमें अपने थिंकिंग को क्रिएट करना होगा। और जब हम फिजिक्स के थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप जब अपने थिंकिंग को आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं ये बच्चों आपको कंफर्म है कि समझ में आएंगे। और आपको इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर आपका कमांड होगा। और फिर आप कंफर्म है कि आप हर एग्ज़ाम को जो है आप अच्छे से आप उसको फेस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने लाइफ में कंफर्म बात है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ बच्चों कंफर्म है कि सबसे पहले जो इस पूरे सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हमारे दिमाग में आता है। और वो बात इस बात की आती है कि हम जिस इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड की हम बात करते हैं तो आखिर इस इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड को हम कैसे सोच सकते हैं। तो बच्चों एक हेडिंग करते हैं। सबसे पहले हेडिंग किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा बच्चों सोचते हैं, थोड़ा सा सोचिए बच्चों, आप थोड़ा सा इस बात को रिकॉल कीजिए कि आखिर हम फिजिक्स में क्या करते हैं। आप इस बात को रिकॉल करो। बहुत बार हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है। तो आप इस बात को सोचिए कि आखिर हम फिजिक्स में क्या करते हैं। बच्चों सिंपल सा फैक्ट है, मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको इस बात से आपसे कहा है कि फिजिक्स इज नथिंग, इट इज़ द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। तो बच्चों फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे नेचर में प्रोसेस परफॉर्म्ड हो रहे हैं, जो हमारे नेचर में इवेंट परफॉर्म्ड हो रहे हैं, तो हम बच्चों उन सारे इवेंट को या उन सारे प्रोसेस को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके हम एक ऐसा फॉर्मेट को डिज़ाइन करते हैं ताकि लोगों के सामने हम उसको रख सकें और वो उस बात को समझ सकें। ऑटोमेटिक बात है बच्चों, फिजिक्स का हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इस बात को हमेशा रिकॉल करना है, हमेशा इस बात को रिटेन करना है कि भाई फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। बेसिकली फिजिक्स में हम नेचर के प्रोसेस को मैथमेटिकली हम इंटरप्रिटेट करने की हम कोशिश करते हैं। अब जरा इस बात को आप सोचिए बच्चों, हम जब क्लास 11th में थे तो वहाँ हम लोगों ने कंफर्म है कि नंबर ऑफ फैक्ट को हम लोगों ने स्टडी किया। और हम चाहते हैं कि आप उन सारी बातों को स्टडी करने, जो बातों का आपने स्टडी किया है तो उनमें से कुछ बातों को क्या करें कि आप बच्चों आप इसको रिकॉल कीजिए। बच्चों आप इस बात को सोचो, जो हम लोगों ने कंफर्म है कि ग्रेविटेशन को आपने स्टडी किया। और बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन में हम लोगों ने इस बात को स्टडी किया कि आखिर हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। और उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने इस बात को सोचने की कोशिश की कि आखिर न्यूटन का क्या एजम्पशन था और न्यूटन का आखिर लॉ क्या कहता है। बच्चों आपने इस बात को स्टडी किया कि भाई अगर आपके पास कंफर्म कि कोई दो मैटेरियलिस्टिक आपके ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये एक दूसरे से आपको सर्टेन आपको सेपरेशन पे अगर आपको एग्जिस्ट करते हैं तो आपने इस बात को स्टडी किया कि इनके बीच हमेशा एक आपको अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आपको क्या है कि आपको वर्क करता है। और ऐसे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को बच्चों क्या है कि आप इसको एज ए आप इसको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन आप इसको काउंट करते हैं। अब बच्चों जरा सोचो कि हम लोगों ने इस बात को स्टडी किया कि भाई अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच हमेशा एक आपको कंफर्म है कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आपको वर्क करता है। और ऐसे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को आप इसको एज ए आप इसको ग्रेविटेशनल आप इसको इंटरेक्शन आप इसको कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मेट को डेवलप किया। और इस फॉर्मेट में आपने इस बात को कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बॉडीज के प्रोडक्ट ऑफ मास का प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों सोचो, आपने कहा कि ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है, तो मुद्दा भी ये खराब होता है कि अगर ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है तो भाई मास क्या है। बच्चों हम सबने इस बात को स्टडी किया
कि मास को लेकर के न्यूटन का जो थिंकिंग था, जैसा मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपसे कहा कि मास को लेकर के न्यूटन का एक क्लियर कट थिंकिंग था, और उसने साफ साफ इस बात को कहा कि भाई इस नेचर में जितने भी मैटलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इस नेचर में वो सारा ऑब्जेक्ट जो किसी मैटर से कंपोज्ड है, तो आपने इस बात को कहा कि उस मैटर के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा, और इस प्रॉपर्टी को आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और आपने ये कहा कि इस इनर्शियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी मैथमेटिकल टूल को क्या है कि आप इसको मास कहते हैं। जब सोचिए, मास वर्ड को न्यूटन ने इसलिए बनाया ताकि वो कंफर्म है कि किसी दो बॉडीज के बीच के इस इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करे। और आपने कहा कि ये मास दुनिया के हर मैटर के पास होगा, और आपने कहा कि मैटर के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ मास कहते हैं। और आपने इस बात को कहा कि इस मास प्रॉपर्टी के कारण ही आपको दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आपको अट्रैक्ट करने की आपको कोशिश करता है, और आप ऐसे अट्रैक्टिव आप कंफर्म है कि फैक्ट को आप इसको कंफर्म है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन आप इसको ट्रीट करते हैं। चलो आप एक सिंपल सा बात को आप सोचिए बच्चों, आप ऐसा सोचो और थिंकिंग करो। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कोई प्लास्टिक का रॉड है, सोचो उस पर, और ऐसा एक काम करें कि इस प्लास्टिक के रॉड के ऊपर हम क्या करें कि एक सिल्क थ्रेड को हम इसको रब करें। सोचिए, तो सोचो कि आपके पास कोई प्लास्टिक का रॉड है, और इस प्लास्टिक के रॉड के ऊपर हम क्या करें कि एक सिल्क थ्रेड को हम इसको रब करें, और रब करने के बाद हम इसको ऐसा एक काम करें कि हम इसको एक दूसरे से आप इसको सेपरेट कीजिए, और आप इस बात को फील करते हैं, आप इस बात को महसूस करेंगे कि जैसे इस ग्लास रॉड और इस सिल्क को आप इसको सेपरेट करेंगे, तो इस ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे को आपको क्या है कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जरा सोचो कि भाई आपके पास एक प्लास्टिक का रॉड है, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक सिल्क थ्रेड को आप इसको रब कर रहे हैं। जैसे आप इसको कुछ देर तक आप उसको रब करते हैं, तो आप इसको कुछ सेपरेट करते हैं, और इस बात को थोड़ा अलग करके आप इस बात को देखते हैं कि ये प्लास्टिक का रॉड जो है ये इस सिल्क को अट्रैक्ट करता है। अब जब सोचो, जब ये इवेंट किसी के सामने पहली बार आया होगा, तो उसके दिमाग ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा। सोचो उस बात को कि अगर ये इवेंट किसी के सामने अगर पहली बार आया होगा, तो उसके दिमाग ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा। अगर वो कंफर्म बात है कि अगर वो इंसान अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बनने के बाद कभी आया होगा, तो उसके दिमाग ने एक ही रिस्पॉन्स दिया होगा, और उसने कहा होगा कि भाई न्यूटन ने पहले ही कह रखा है कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के पास एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम मास कहते हैं, और इस मास के कारण जो है ये दो आपको बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो मतलब साफ है कि अगर ये इवेंट पहली बार अगर किसी के सामने आया होगा, तो उसके दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना होगा कि भाई ये जो ग्लास रॉड इस सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन भी आपको ड्यू टू मास ही हो रहा होगा। अब जरा इस बात को सोचो। अब ऐसा करते हैं कि इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करें कि इसको चेंज करें। अब आप ऐसा सोचिए कि हम लोग एक काम करें कि हम लोग दो प्लास्टिक का रॉड लें। आप सोचो कि ये हमारे पास कोई प्लास्टिक रॉड ए है, ऐसा करते हैं कि इसके भी आप इसको क्या करें कि इसको सिल्क के थ्रेड से रब करो। फिर एक काम करते हैं कि ये मान लो कि आपके पास कोई दूसरा प्लास्टिक का रॉड आपका बी है, और ऐसा एक काम करते हैं कि इसे भी क्या करो कि एक सिल्क से आप इसको रखो। और ऐसा एक काम करते हैं कि अब इस दोनों प्लास्टिक और रॉड को क्या करते हैं कि एक दूसरे के क्या करते हैं कि हम इसको नजदीक लेकर के आते हैं। अब जरा आप इस बात को सोचिए बच्चों, जैसे आप इस दो प्लास्टिक रॉड को अब इसके एक दूसरे के नजदीक लेकर आप आएंगे, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि अब ये प्लास्टिक और रॉड एक दूसरे को क्या है कि रिपेल करता है। तो जरा सोचो, अब ये सोचने की बात है कि ये रिपेल क्यों किया। और दूसरी बात कि अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो भाई इस रिपल्सन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
अब ये कंफर्म है कि इस प्लास्टिक के रॉड और इस सिल्क के अट्रैक्शन को हम कोई गलती से इस ग्रेविटेशनल मान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस दो प्लास्टिक के रॉड के बीच के इस रिपल्सन को कोई ग्रेविटेशनल तो नहीं मान सकता है। और वजह साफ है कि भाई न्यूटन ने तो पहले ही कर रखा है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो कंफर्म है कि इस रिपल्सन को हम ग्रेविटेशनल तो मान नहीं सकते। दूसरी बात कि अगर ये ग्रेविटेशनल नहीं है तो आखिर इस रिपल्सन के लिए हम क्या बातें कहें। और तीसरी बात कि अगर ये रिपल्सन हो रहा है तो इस रिपल्सन के लिए हम किस फैक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएं। बच्चों कंफर्म बात है कि जब ऐसे इवेंट्स लोगों के सामने आए, जब ऐसे इवेंट्स को साइंटिफिक पर्सन्स ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उनको ऐसा लगा कि इस रिपल्सन के इवेंट को हम न्यूटन के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली जो है हमें एक न्यू थिंकिंग को क्रिएट करना होगा, हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट को जनरेट करना होगा। और हम लोगों ने बच्चों एक न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जनरेट किया और हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने इस बात को माना कि ऐसे बॉडीज के बीच जो रिपल्सन होगा या ऐसे बॉडीज के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है तो आप ऐसे अट्रैक्शन और रिपल्सन को कंफर्म बात है कि आप इसको ग्रेविटेशनल मत मानिए। हम यहाँ पे एक नए इवेंट की बातों को हम लोगों ने सोचा और बच्चों ऐसे इवेंट को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल रिपल्सन हम लोगों ने कहा। और इस इलेक्ट्रिकल और इस अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रिकल रिपल्सन के लिए हमने जिस फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल हमने बनाया तो इस फैक्टर को हमने एक नया नाम दिया और इसी ही हम लोग बच्चों कहते हैं चार्ज। तो सिंपल सी बात है कि जब जैसे बच्चों हम मास को हम मैटर का एक प्रॉपर्टी मानते हैं और ये प्रॉपर्टी कंफर्म बात है कि हम किसी भी दो बॉडीज के बीच के म्यूचुअल अट्रैक्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो बच्चों वैसे ही हम जब बातें इलेक्ट्रिक हम जब चार्ज की करते हैं तो हम लोगों ने इस बात को माना कि दुनिया में वो सारा इंटरेक्शन जो नॉन ग्रेविटेशनल है, तो सोचिएगा कि वो नेचर का वो सारा इंटरेक्शन जो नॉन ग्रेविटेशनल है, तो ऐसे नॉन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए हमने मैटर के जिस प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल हमने बनाया, हम उस प्रॉपर्टी को ही बच्चों आप इसको आप इसको इलेक्ट्रिक, आप इसको चार्ज कहते हैं। अब जरा सोचो, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर मैटर के पास तो मास का भी प्रॉपर्टी होगा, आपने कहा मैटर के पास, आपने चार्ज के प्रॉपर्टी की बात भी कहा, तो क्या मैटर के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जैसे हमारा इंटरेक्शन अपने फैमिली में एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे आप अगर घर में हैं तो आप अपने पेरेंट के साथ आपका इंटरेक्शन कुछ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका इंटरेक्शन कुछ होता है, आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ कुछ और होता है। तो बिल्कुल बच्चों वैसे ही बात है, आप तो एक ही पर्सन हो बट आपका इंटरेक्शन तो हर के साथ अलग अलग है। तो बिल्कुल वैसे ही बात है बच्चों, जब हम मैटर की हम बात करते हैं तो मैटर के पास हम मास की बातें भी करते हैं, मैटर के पास हम चार्ज की बातें भी करते हैं, और मैटर के इस मास और चार्ज के कारण जो है कंफर्म बात है कि हम नेचर में हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो साथ ही साथ हम बच्चों क्या है कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों कॉमन सी बात, आप इस बात को सोचिए कि हम जब बातें इलेक्ट्रिक हम चार्ज की हम करते हैं तो आप ये साफ साफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग। आप साफ साफ कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for all types of the non-gravitational interaction between the bodies। तो कंफर्म याद रखिए कि एक से ज़्यादा बॉडीज के बीच में जितने भी नॉन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस आपके होंगे तो उन सारे इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हम जिस फैक्टर को हम बना सकते हैं, तो बच्चों इसी फैक्टर को आप इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, आप उस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लिया जाए और उस बात को नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज
को हम लोग डेफिनेशन पे हम लोग नोट करें तो आप इस बात को कह सकते हैं, किनेटिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द नॉन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन।